दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और अगली क्लास में पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। तो संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्रौद्योगिकी के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर। ठीक है। इसके अलावा अगर शिक्षण अधिगम सामग्रियों की बात होती है कि शिक्षण अधिगम जो सामग्री हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं, तो सहायक शिक्षण सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM जो होते हैं वो दृश्य होते हैं, जैसे कि चार्ट हुआ, मानचित्र हुआ, ग्लोब हुआ, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है। और श्रव्य की अगर बात की जाए तो श्रव्य में जैसे कि रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, जिसमें हम किसी भी बात को कभी भी सुन पाते हैं। ठीक है, केवल सुन पाते हैं, और ये श्रव्य हो गया। अब तीसरा है दृश्य श्रव्य दोनों। तीसरे में दृश्य भी आता है, श्रव्य भी आता है, और ये इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो टेलीविजन है, कंप्यूटर है, ये सभी आते हैं। ठीक है। तो ये सहायक शिक्षण सामग्रियों की बात यहाँ पर मैंने की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अनुदेशन का क्या अर्थ है समझाइए। 2023 में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हो 2023 के एग्जाम में। तो अनुदेशन क्या है? तो अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। तो प्रश्नों की स्पष्टता और प्रकरण में संबंध। क्वेश्चन नंबर 5 है। एलन तथा रियोन ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया? तो एलन और रियान ने 14 शिक्षण कौशल बताए हैं, और ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों में भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। कब दिया था? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 6 है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष लिखिए। तो अगर ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक को केंद्र मान करके शिक्षा दी जा रही है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ठीक है। देखिए, जब शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी तो शिक्षक का जिस तरीके से मन करेगा वो उस तरीके से पढ़ाएगा। ठीक है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है या कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जब बाल केंद्रित शिक्षा होती है तो उसमें शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हर बच्चे की रुचि के अनुसार, हर बच्चे की क्षमता के अनुसार हमें पढ़ाना है। ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा का पहला दोष तो यही हो गया। दूसरा है शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है, यानी कि सारा दिमाग इसी में रहता है कि जल्दी से हम जो सिलेबस है उसको पूरा कर दें। ठीक है। तो इस तरीके से शिक्षक केंद्रित शिक्षा में जो बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है वो निखर करके बाहर नहीं आ पाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। TLM का पूरा नाम बताइए तथा इसका उपयोग लिखिए। अभी मैंने आपको बताया है TLM का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। सहायक शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है। शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले जो पढ़ाना होता है, शिक्षण होता है, वो सुनियोजित होना चाहिए। सिंपल सी मीनिंग है कि जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो हम लेसन प्लान बना करके जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि बच्चों को पढ़ाना क्या हो जाए, इजी हो जाए, आसान हो जाए। शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। डायट का पूरा नाम लिखिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो डायट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। इसके अलावा इसको हम इस तरीके से भी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दोस्तों आप लोगों को डायट का पूरा नाम अच्छे से याद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्योंकि कभी कभी एग्जाम जो आते हैं आपका वाइवा लेने, प्रैक्टिकल लेने, कभी कभी वो लोग डायट का ही फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो डायट का फुल फॉर्म आपको सिर्फ अपने एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपने वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं?
तो जो एनपीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। और इसके जो प्रमुख होते हैं उनको हम संकुल प्रभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है, यहाँ पर पूरा नाम है। और फिर देखिए यहाँ पर पूछा है एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी प्रमुख को हम क्या कहते हैं? संकुल कहते हैं। अब तो एक ही न्याय पंचायत में कई सारे संकुल हो गए हैं, थोड़े बहुत नियम चेंज हुए हैं, लेकिन जो आपकी बुक में चलता हुआ आ रहा है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनपीआरसी प्रमुख को हम संकुल कहते हैं, ये आप अपने दिमाग में बिठाए रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, जो ग्राम शिक्षा समिति होती है इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ग्राम प्रधान। और जो सचिव होता है वो कौन होता है? उस स्कूल का प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 13 में यही पूछा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो सचिव होता है प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए नाम चेंज हो गया है इलाहाबाद का। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? हिंदी संस्थान वाराणसी में है, बनारस में है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। वाराणसी में है राज्य हिंदी संस्थान। वाराणसी को हम काशी भी कहते हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? तो बालक के ज्ञान और बोध या अधिग्रहण से। सिंपल सी बात है, संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है बच्चे को क्या ज्ञान हो रहा है विद्यालय में आने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं के नाम लिखिए। तो बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण और सहगामी शिक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, व्यक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो व्यक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ है, ज्ञान प्राप्ति, दूसरा है उचित भाषा एवं उचित उच्चारण। जैसे अभी क्लास में कोई टीचर है, एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मान लीजिए उस कक्षा में एक ही टीचर पर 10 बच्चे हैं। तो अगर 30 बच्चे हैं तो टीचर को थोड़ा सा ध्यान देने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर 10 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं कक्षा में तो एक एक बच्चे के एक एक चीज पर शिक्षक ध्यान दे सकता है। ठीक है, तो यही है व्यक्तिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ठीक है, कोई चीज जितने अच्छे से हम निरीक्षण करके देख करके सीखते हैं उतने अच्छे से हम केवल किताब में देख करके नहीं सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट करिए। तो अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है, जिसे हम खोज विधि भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? तो मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेते हैं। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा पर बहुत बल दिया है और आपके शहर में भी मॉन्टेसरी स्कूल होंगे, तो ये मारिया मॉन्टेसरी के नाम पर ही मॉन्टेसरी स्कूल खुले थे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है, उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है और इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। आज के समय में अगर स्कूल बच्चा आ रहा है तो माता पिता या कोई भी सोचता है कि सबसे पहले हम भी पढ़ लिख रहे हैं तो हमारे दिमाग में भी यही होता है कि हमें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो ये सब चीजें शुरू से हमारे मन में बैठाई जाती हैं या बैठ जाती हैं, तो या समाज को देख करके बैठ जाती है। तो बस वही चीज है कि जो बेसिक शिक्षा पद्धति है या फिर बुनियादी शिक्षा है जिसके जनक गांधी जी हैं, उन्होंने तभी शिक्षा में हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया कि बच्चे जैसे कि लिफाफा बनाना, पतंग बनाना या इन सब चीजों को सीखें। और इन सब चीजों को जब बच्चे बनाना बचपन में ही सीख जाएंगे या क्लास 6, 7th, 8th में ही सीख जाएंगे तो इसे वो अपने जीविकोपार्जन का साधन भी बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, सहगामी शिक्षण से क्या तात्पर्य है?
जिसे शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। यानी कि सभी बच्चों को इस तरीके का अनुभव कराना कि वो बहुत स्पेशल है। सारे बच्चे आपकी कक्षा में अपने आप को स्पेशल ही फील करें, उन्हें लगे कि हाँ, जो टीचर है वो मुझे बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और मेरी जो भी समस्या है उसको जरूर सॉल्व करेंगे। जब ये भावना होती है तो सभी बच्चे मन से पढ़ते हैं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी सामग्री होती है, अधिगम सामग्री होती है, सीखने की सामग्री होती है जो बहुत सारे विषयों में काम आ जाती है। तो ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे कि ग्राफ पेपर, मानचित्र, चार्ट पेपर आदि कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। खासकर जो चार्ट पेपर होता है वो तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चों को सिखाने में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला है, बिना लागत के अगर बना हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण अधिगम, ठीक है। और दूसरा है विषयवार पाठ के अनुरूप सामग्री। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा, तो ये कहाँ है? ये भी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ही स्थित है ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है उपचारात्मक शिक्षण। ऐसे बच्चे जो कक्षा में अपने सहपाठियों से पीछे रह गए हैं, उनको किस तरीके से अपने सहपाठियों के साथ लाया जाए, इसके लिए उन बच्चों का हम क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, शिक्षण सूत्र क्या है? तो शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द है पथ प्रदर्शन और दूसरा है सिद्धांत से व्यवहार। ये दो लाइनें अगर आपको याद है, ये दो, तो आप नहीं भूलोगे। और रेमंड की परिभाषा ऐसी परिभाषा है जो बार बार बहुविकल्पी प्रश्नों में एग्जाम में पूछी गई है। तो शिक्षण सूत्र की जो परिभाषा रेमंड ने दी है, ये आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। शिक्षण सूत्र क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन का काम करते हैं और सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए इनसे अपेक्षा की जाती है, ठीक है। यानी कि जो सिद्धांत बताए गए हैं, शिक्षण सूत्र जो बताए गए हैं, उनको कक्षा में व्यवहार में उतारा जाए, बच्चों को समझाने में, बच्चों को पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुनर्बलन का क्या अर्थ है? तो पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना। तो पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से छात्रों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया है तो उसको शाबाशी देना, उसकी तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, ताकि और बच्चे भी सुन करके वो भी अच्छा करने की कोशिश करें कक्षा में, ठीक है। और जिस बच्चे को आप शाबाश, बहुत अच्छा बोल रहे हो, वो बच्चा तो अच्छा करेगा ही। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते, एक तरफा वन वे संप्रेषण क्या है? तो एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होता है बिल्कुल भी। जो प्रेषक है वो केवल बोल रहा है, जो ग्राही है सूचना और संदेश को सुन रहा है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं, बच्चे खाली सुन रहे हैं कक्षा में, खाली सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, और ना हम बच्चों से पूछ रहे हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल अच्छा संप्रेषण नहीं है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है, या मुझे ये पता ही नहीं सामने बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये किसी भी रिश्ते में भी नहीं अच्छा होता है। दोस्तों, आप लोगों को भी ये चीज पता ही होगी कि जब रिश्ते अच्छे होते हैं या फिर संबंध अच्छे तभी होते हैं जब दोनों तरफ से एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे की भावनाओं को, बातों को समझते हैं। बस वही चीज है, संप्रेषण का मतलब ही कम्युनिकेशन होता है। जब दोनों लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी क्या होगा, संप्रेषण अच्छा बनेगा। यानी कि स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, दोनों लोगों को मिलजुल करके कक्षा में चैप्टर को खत्म करना होता है। और टीचर को हमेशा इस बात को चेक करते रहना पड़ता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, खासकर छोटे बच्चों की कक्षा में जब आप पढ़ा रहे हो,
क्वेश्चन नंबर 33 है प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? तो प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है और यह संप्रेषण दो तरफा होता है। और आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्नों में यह पूछा भी है कि प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? तो जो दो तरफा संप्रेषण होता है, टू वे होता है, वही क्या होता है? प्रभावी होता है। तो प्रेषक ने कुछ बोला, शिक्षक ने कुछ बोला और ग्राही ने क्या किया? उसको ग्रहण किया, उस सूचना को क्या किया? देखिए यहाँ पर ग्रहण कर लिया। अब वो जब ग्राही ने ग्रहण कर लिया तो फिर वह क्या करेगा? जो प्रेषक उससे पूछेगा तो ग्राही उसका उत्तर देगा। तो शिक्षक ने कक्षा में पढ़ाया, फिर बच्चों से पूछा कि समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चंस पूछा, फिर बच्चों ने भी उसका फीडबैक दिया, जवाब दिया और इस तरीके से शिक्षक को ये क्लियर हो गया कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो टू वे जो होता है ये अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में क्या अंतर है? तो जो अपूर्ण संप्रेषण होता है ये सिर्फ एक तरफा होता है, अभी आपने समझ ही लिया, जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है, इसमें दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं? टीचर जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो क्या क्या बाधाएं होती हैं? शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट न होना, अगर उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो आधे बच्चे आपके शब्दों को, वाक्यों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल बाधा ही है एक तरीके से संप्रेषण में। बच्चों में रुचि का ना होना, आप कुछ पढ़ा रहे हो, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो भी ये हो गया, संप्रेषण प्रभावी नहीं हुआ, बाधा एक तरीके से उत्पन्न हो गई। और शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट ना होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है इस उद्यान में बालक पौधे हैं, पाठशाला बागीचा है और शिक्षक माली होते हैं, यह कथन किसने कहा? तो ये फ्रॉबेल का कथन है और फ्रॉबेल किंडरगार्टन पद्धति के क्या हैं? जनक हैं। इन्होंने बच्चों की तुलना पौधों से की है, पाठशाला यानी कि स्कूल की तुलना बागीचे से की है और शिक्षक की तुलना माली से की है। क्वेश्चन नंबर 37 है भाषा शिक्षण की प्रमुख दक्षताएं कौन कौन सी हैं? तो किसी भी भाषा को सीखने की 4 दक्षताएं होती हैं सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली अगर आप याद रखोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं शिक्षण से क्या तात्पर्य है अथवा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करिए। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण द्वारा बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं जो कि इस प्रकार है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यानी कि ये जो त्रिभुज है इसमें एक कोने पर आप टीचर को रखोगे, एक पर स्टूडेंट को रखोगे और एक पर यहाँ पर क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं यह कथन किसका है? ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार होता है। तो यह कथन जॉर्ज वाशिंगटन का है जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है उदाहरण प्रविधि की 2 उपयोगिता बताइए। तो उदाहरण से पाठ्य वस्तु स्पष्ट, बोधगम्य व रोचक बन जाती। जब टीचर कक्षा में उदाहरण दे करके, आसपास की वस्तुओं का एग्जाम्पल दे करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो वही पाठ्यक्रम, वही सिलेबस बच्चों को बहुत आनंद देता है। इसके अलावा टीएलएम का प्रयोग करके जब टीचर पढ़ाते हैं, उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और नया ज्ञान भी देता है। तो टीएलएम द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो वह सूझ का सिद्धांत कहलाता है। और इसको किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था। उसका नाम क्या था? सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम बताइए। तो पीटीए का पूरा नाम पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक अध्यापक संघ है और एमटीए मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ अध्यापक संघ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं टीएलएम के लिए कितनी धनराशि दी होती? तो प्रत्येक टीचर को 500 रुपए मिलते हैं साल के टीएलएम के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो खंड संसाधन केंद्र या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जिसे हम संक्षेप में बीआरसी कहते हैं। जब आप शिक्षक बनोगे अपने उत्तर प्रदेश में
तो आप बीआरसी पर ही जाओगे अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपना कोई भी कागज ले लें, आप वहीं पर जाओगे, आपकी सारी चीजें वहीं पर आएंगी। स्कूल की जो किताबें आती हैं वो भी बीआरसी पर ही आएंगी। तो बहुत सारी चीजें आप बीआरसी पर जाओगे तो आपको पता चलेगा वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों बीआरसी ही महत्वपूर्ण होता है एक शिक्षक के लिए। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो अपने उत्तर प्रदेश में, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, जैसे कि ये पूरा का पूरा आपका जिला हो गया, इस जिले को अलग अलग खंड शिक्षा अधिकारी हैंडल करते हैं, अलग अलग। एक अकेला बीएसए होता है और सारे के सारे जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं यानी कि बीईओ होते हैं हर एक विकास खंड में। ठीक है, अलग अलग विकास खंड में एक एक बीईओ होते हैं और यही बीईओ बैठते हैं बीआरसी पर। ठीक है, जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो बीआरसी पर बैठते हैं और यहीं पे हमारे सारे कामकाज होते हैं। ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग अपना कागज जो भी चीजें जमा करनी होती है सब यहीं पर ला करके जमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बाल केंद्रीय शिक्षण का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रीय शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। बाल केंद्रीय शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन हेलन फारकस्ट ने, एग्जाम में पूछता है तो हेलन फारकस्ट याद रखिएगा डाल्टन योजना की प्रतिपादक या जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिख कर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था? तो ये दोस्तों मारिया मांटेसरी पद्धति में लिखकर सीखने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है? तो जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठा कर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नई विधा है। जहां पर शिक्षकों की कमी होती है वहां पर एक ही कक्षा में 1, 2, 3 के बच्चे या फिर 4, 5 के बच्चे ऐसे इकट्ठा बैठाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं और ये बात मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है, जब मैंने पवन सीरीज आपको पढ़ाया था कि दोस्तों मैं खुद ऐसे ही पढ़ाती हूँ, सारे क्लास के बच्चे एक ही साथ बैठ करके पढ़ते हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी है। और आपकी सरकार क्या कहती है कि शिक्षक हमारे पास पर्याप्त हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जो भी टीचर काम कर रहे हैं विशेष शिक्षा विभाग में उन्हें ये चीज पता है कि शिक्षकों की कमी है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनरी नहीं है, हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक, ठीक है, प्लेवे पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? तो प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है अथवा करता है, वह उसमें ध्यान मग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है चाहे वह आगे कठिन ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 53 है, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाता है। जैसे कक्षा 1 के बच्चों की अगर हम बात करें 1 से 100 तक गिनती आ गई, ए से लेकर के जेड तक उसको इंग्लिश में आ गया, आ से लेकर के ज्ञ तक बच्चे को आ गया और वह जैसे सिंपल वर्ड अक्षरों को जोड़ करके वो शब्द पढ़ लेता है, जैसे क और म और ल को मिलाकर कमल पढ़ लेता है। तो अगर इतना भी बच्चे ने कक्षा 1 में सीख लिया तो ये अपेक्षित अधिगम स्तर या न्यूनतम अधिगम स्तर की उसने प्राप्ति कर ली। ठीक है, कम से कम हर बच्चे को कक्षा 1 में जो पास हो रहा है उसको इतना तो आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए? तो सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ये सब क्या है? शिक्षण सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कहानी सुनाते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात है कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। दूसरा है उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा है कहानी की भाषा सरल व छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? तकनीकी संस्थान, जैसे ही आप देखोगे आप तुरंत आंसर क्या लिखोगे? लखनऊ। फिर इसके बाद राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है।
सीमेट कहाँ है? तो ये प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। तो लखनऊ में राज्य परियोजना कार्यालय, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान और SCERT स्थित है। ये भी लखनऊ में स्थित है। तो याद रखिएगा, लखनऊ में 3 चीजें एग्जाम में पूछता है, बाकी मैक्सिमम इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? ये बनारस यानी कि वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 59 है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अगर पूछेगा या उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो ये भी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 60 है, SCERT का पूरा नाम क्या है? तो अभी मैंने SCERT का जिक्र ही किया आपसे, देखिए इसका पूरा नाम ही पूछ लिया। तो SCERT का पूरा नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है NCERT का पूरा नाम। तो NCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT की स्थापना कब हुई थी? NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में और SCERT की स्थापना हुई थी आपके लखनऊ में 1981 में, ठीक 20 साल बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का किस वर्ष गठन हुआ? तो देखिए मैंने बता भी दिया आपको, ये पूछ भी लिया। तो ये जो आपका लखनऊ में है राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT, इसका गठन 1981 में हुआ था और अभी यही मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखिए बताया भी है, 1981। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के चरण के नाम बताइए। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण में मुख्यतः 6 चरण होते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। इनके नाम योजना, पाठन, पुनर्भरण, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना और पुनर्भरण। क्वेश्चन नंबर 64 है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? तो गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। और गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करते हैं या अपनी कक्षा में करते हैं। तो इस तरीके से टोटल 65 क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ कंप्लीट किए।